अभी मैं लगभग एक हफ्ते बाद आया हूँ। मैं पटाया मकाऊ गया था, आप लोगों ने देखा ये सारे वीडियो में। तो अभी जस्ट मैं अपने रूम में एंटर किया हूँ, तो वो फीलिंग मैं बयान करना चाहता था, इसलिए अभी थका हुआ हूँ पर वो फ्रेश ताज़ा जो फीलिंग्स है वो मैं चाहता था कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ और शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो हर जगह की ना एक वाइब होती है, एक गंध होती है। वो गंध दुर्गंध भी हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है। मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस भी हो सकती है और स्मेल भी हो सकती है। हर जगह की होती है। इवन अगर आप थोड़ा सा अगर आप सेंसिटिव हो और आपको की ऑब्जर्वेशन शार्प है, तो आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति में भी वो गंध महसूस कर सकते हो, माहौल में महसूस कर सकते हो, लोकेशन पे महसूस कर सकते हो। हर देश की होती है, देश के अंदर हर शहर स्टेट की होती है, सिटी की होती है, आपकी गली मोहल्ले। इवन अगर आप बहुत बारीकी में जाओगे तो आपके घर के अंदर अगर 4 कमरे हैं तो चारों कमरों के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा कमरा होगा जो आपको वो गंध का एहसास दिलाएगा। मतलब आपको एक उसमें गंध जानी पहचानी लगेगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब खराब गंध भी आपको फील करा सकती है, पर ये थोड़ा सा इसके लिए संवेदनशील होना पड़ता है, सेंसिटिव होना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ये चीज़ें ज़्यादा नोटिस होती है। हल्की फुल्की तो आप सबको भी होती होगी कि जैसे कोई अपनी दादी नानी के घर गया, कोई अपने कभी पुराने ऑफिस चले गया, कोई कभी मान लो अपने कहीं की पुराने शहर पुरानी गली में चले गया, बचपन के स्कूल में चले गया, उसके आसपास के माहौल में चले गया, तो मेमोरी तो होती है कि हाँ भी यादें ताज़ा हो गई। मैं यहाँ यादें ताज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो 5 सेंस हैं, उसमें जो नाक है वो जो सूंघ के बताती है। आपको मालूम है जो यूरोपियंस हैं और साउथ एशियंस हैं, ये ज़्यादातर चीज़ों को सूंघते हैं। जैसे यूरोपियंस है, वो अगर उनको वो विस्की को सूंघते हैं, मतलब विस्की अगर उनको इतनी कई लोग तो ऐसे होते हैं सूंघ के बता देते कौन सा ब्रांड है ना। बहुत कम लोग होते हैं पर होते हैं, और वो इस विस्की को सूंघते हैं। मैंने ये उनके साथ में मैं बैठा हूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि वो सूंघते हैं। तो सूंघने से वो कहते हैं नाइस, सूंघ के पता लगाते हैं नाइस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फीमेल्स भी होती हैं जो खुशबू सूंघ के बता देते हैं कि किस ब्रांड का परफ्यूम लगा है ना। तो सभी नहीं पर होते हैं ऐसे। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ चीज़ को लेके ऐसा आता होगा। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैंने, जैसे थाईलैंड है, तो थाईलैंड तो बहुत बड़ा, मैं चिंगमाई भी गया हूँ, मैं और भी कई जगह गया हूँ। तो बैंकॉक को तो मैं एज ए लैंडिंग यूज़ करता हूँ, मतलब दिल्ली से आए बैंकॉक एक दिन रुके, क्योंकि सेम डे में बैंकॉक से निकलना मतलब अपने आप को थकाना है। एक दिन स्टे किया, 2 दिन स्टे किया, बैंकॉक से सीधा पटाया। सेम चीज़ अभी मैंने किया, यहाँ से मैं डायरेक्ट चले गया था मकाऊ, तब मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं थी बैंकॉक में। कैसे गया था मैं, रुका था क्या मैं? हाँ रुका तो था बैंकॉक में एक दिन, भूल गया मैं। ये भूलने की बहुत मेरे को आजकल ना मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं भूलने को लेके। ये वो वाली भूलने वाली बात नहीं है कि मैं याददाश्त कमज़ोर है, वो नहीं प्रॉब्लम है। ये मतलब मैं आजकल एक अलग ही हवा में उड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। अभी आपको बताऊँगा, वैसे तो हो सकता पता नहीं ये वीडियो मैं कब डालूँ, आप वो वीडियो देख चुके हो। तो मैं यहाँ से गया था, तो मैं एयरपोर्ट के पास एक रात रुका था एयरपोर्ट के पास उस होटल में, और फिर अगले दिन मैं मकाऊ चले गया। अभी मैं आया, एक दिन मैं बैंकॉक में रुका और मैं सीधा अगले दिन पटाया गया। सेम डे में आऊँ तो वो भागा दौड़ी वाली चीज़ रह जाएगी, वो मुझे पसंद नहीं। मुझे ठहराव चाहिए होता है। रुकने को मैं आज भी बैंकॉक रुक सकता था, पर मुझे मालूम था कि फिर मेरे को साइकोलॉजिकल ये रहता कि मुझे वापस जाना है। तो मैं यहाँ आ गया। तो अब मैं कई देशों में घूम चुका हूँ, उसमें थाईलैंड, हर देश की एक अलग गंध है, वाइब है। थाईलैंड की वो वाइब है जो मुझे थोड़ी सूट करती है, क्योंकि जो मैं हेल्थ को लेके, खाने को लेकर के जिस तरह की मेरी सोच है, या खाने को किस तरीके से चुना जाता है, मैं चुनता हूँ टेस्टलेस फूड। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ भरमार मिलती हैं। मतलब टेस्टलेस फूड अकॉर्डिंग टू इंडियंस, लोग जो बहुत स्पाइसी और यहाँ पे भी आके नान और बटर चिकन या शाही पनीर ढूंढते हैं, उनके हिसाब से। तो मैं उबला खाना खाता हूँ, बॉयल्ड, हेल्दी, वो सब चीज़ें यहाँ कॉमन है। फ्रूट्स आराम से इजीली अवेलेबल है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि 1-2 दिन की बात हो तो आप खुला पैसा खर्च कर सकते हो, पर आपको लॉन्ग स्टे करना हो।
मैं जब अकेले रहता हूँ तो मैं अपने आप को काफ़ी जानता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ और मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और अगर मैं अपनी जीवन के 2-3 साल अपने आप को अपग्रेड करने में लगा दूँ तो इट्स नॉट ए बिग डील, और बाकी तो हमेशा वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। आवाज़ हो सकता है कम आ रही हो क्योंकि मैं ऐसे बैठा था, मेरा मन किया तो मैंने फ़ोन लेकर के शुरू कर दिया, माइक वगैरह कुछ नहीं लगा। तो जैसे ही मैंने इस कमरे को ओपन किया, दरवाज़ा खोला, तो वो जो मैं 1 महीना यहाँ रह के गया हूँ, अभी 7 दिन पहले 1 महीना पूरा मैंने इसी कमरे में बिताया, तो ऐसे लगा कि जैसे मैं कहीं गया ही नहीं था। जैसे मैं रोज़ सुबह जिम जाता था, मैं सोचा था जल्दी आ जाऊँगा तो आज ही जिम ज्वाइन कर लूँगा, पर अब कल जाऊँगा। तो जैसे मैं जिम गया, वापस आया, स्विमिंग करने गया, बीच पे वापस आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं से वापस आया हूँ। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं 7 दिन एक दूसरे देश घूम करके वापस आया हूँ, जो कि लगभग यहाँ से उतना ही दूर है जितना ये इंडिया से दूर है। 1 घंटा आगे है मकाऊ थाईलैंड से। होटल का स्टाफ तो चलो देख के जो खुश हुआ वो अलग है, उसमें भी अच्छा लगता है कि आपको देख करके कोई खुश हो रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अभी तो बहुत सारे मेरे ऐसे कारनामे हैं जो मैंने कभी, मतलब मुझे लगता है कि भी मुझको नहीं शेयर करना चाहिए, पर मैं अभी उसको लेके विचार विमर्श चल रहा है मेरे अंदर कि उसको शेयर करने के भी फ़ायदे हैं, और नहीं करने का मतलब है कि सिर्फ मैं अपने आप को अपनी नज़र में महानता दिखा रहा हूँ, ऐसा लगता है। और अगर मैं उसको शेयर करता हूँ तो लगेगा कि मैं दुनिया की नज़र में महानता दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं उसमें हूँ कि भी इन सब चक्रों से निकल के उसके बेनिफिट्स को देख के उसको बताएं नहीं बताएं। पर ओवरऑल लाइफ मस्त है, और पैसों से कोई इसका लेना देना नहीं है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि भाई साहब अब आप मिनिमलिज्म वाली ज़िंदगी नहीं जीते हो, जी रहे हो, ऐसे किसी ने पॉजिटिव वे में कमेंट किया। मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया कि मिनिमलिज्म की डेफिनेशन कंजूस होना नहीं होता है। मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि जितने में काम चल जाए आप वो कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 रोटी की भूख है और आप 3 खा के कह रहे हो मैं तो न्यूनतमवादी हूँ, या आपको 2 कमरे की जरूरत है, आप जबरदस्ती 1 कमरे के घर में रह रहे हो कि मैं तो न्यूनतमवादी हूँ। आपको 2 कमरे की जरूरत है और आप 4 कमरे अफोर्ड कर सकते हो और उससे वाहवाही भी मिलेगी, पर फिर भी आप 2 कमरे में रह रहे हो क्योंकि आपके लिए इनफ है। ये न्यूनतमवाद है। अगर 2 कमरे की जरूरत है, आप 1 कमरे में रह रहे हो, ये कंजूसी है। मैंने उन भाई साहब को बोला, मैंने कहा आपने जो राय बनाई है सिर्फ 2 चीज़ों पर बनाई है। एक, मैं होटलों में रुकता हूँ, दूसरा मैं फ्लाइट्स में सफ़र कर रहा हूँ। यही तो 2 वजह हो सकती है। इसके अलावा तीसरी तो कोई चीज़ मैं कर भी नहीं रहा, ना आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ना कर रहा हूँ कि जिसको लेके आप ये राय बनाओ। होटल में रहना, अब अगर आप किसी देश में जाओगे तो होटल में ही रहना पड़ेगा। मैंने बोला अपने मकान से बेहतर किराए का घर होता है, और किराए के घर से भी ज़्यादा बेहतर होटल होता है। जो लोग इसके बारे में समझते नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकते, बायस होते हैं, वो कहेंगे अरे क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है यार, किराए का घर भी महंगा पड़ता है और अब होटल तो और महंगा पड़ता है। अब सोचो कि मैं दुबई में रह सकता हूँ, तो मैं दुबई में जाके पहले तो एक घर खरीद लूँ, तो सोचो मेरे तो 5 करोड़ से कम का वहाँ पे घर नहीं आएगा ठीक ठाक सा। मतलब सबसे बेसिक घर ही 5 करोड़ का आएगा। अब 5 करोड़ का घर खरीद के मैं हमेशा एक ही जगह पे पड़ा रहूँ, 5 करोड़ का ब्याज लगा लो कितना होगा। और अगर ढंग से मैंने किसी इंडेक्स फंड में भी लगा दिया उसको, थोड़ा यूएस में थोड़ा इंडिया में, तो सोचो उसका रिटर्न कितना आएगा कि वहाँ पे मैं बहुत बढ़िया लग्जरी होटल अफोर्ड कर सकता हूँ। दूसरी बात, वो अगर मैं वहाँ पर घर किराए पे लेके रहूँ तो 1 साल के लिए मिलता है मिनिमम घर। मैं वहाँ पर अगर मान लो 8 महीने भी रहा तो 4 महीने का घर मेरा बेकार गया, रेंट उसका। 4 महीने के अंदर घर के अंदर फिर मेंटेनेंस, स्टाफ, ये होटल के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको सुविधाएं मिलती हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, जिससे कि आप, ये किसके लिए ज़रूरी है, थिंकर के लिए। अब मैं अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं इसलिए आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कमरा मेरे लिए सहज है, सब कुछ ओके है, साफ़ सुथरा है, जाना पहचाना कमरा है, टॉवल साफ़ सुथरे हैं, एसी लगा हुआ है, बालकनी है। मैं एसी नहीं भी यूज़ करूँ तो मैं बालकनी खोल के आराम से, तो मेरे को किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है
कि अरे इसका बंदोबस्त करना, उसका बंदोबस्त। मेरा काम है सिर्फ मैं जाता हूँ, खाना पैक करवा के ले आता हूँ। वो भी अब मैं जिम जाने के आने के दौरान ही ले आता हूँ। अभी भी मैं ले आया हूँ पैक करवा के आते टाइम। अब आप क्या करोगे? अब आपके जीवन में छोटी छोटी तो समस्या है नहीं जिनके बारे में आपको सोचना पड़े। तब आप गहराइयों में उतरते हो। अगर आप लाइट चली गई, गवर्नमेंट ने ये नियम गलत बना दिया, हमारा धर्म खतरे में है, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तनख्वाह कम है, पड़ोसी नई गाड़ी ले आया, क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा, आईपीएल में क्या हो गया, ये हो गया, अगर आप इन सब में उलझे हुए हो, और जो कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, तो सोचो कहाँ से झांक पाएंगे अपने अंदर, कहाँ से वो चेक करेंगे कि उनकी फिलॉसफी क्या है। तो ये एक रीज़न होता है होटल में रहने का, ठीक है। या तो आप ये कहोगे न्यूनतमवाद का मतलब ये है, या न्यूनतमवादी बनने के चक्कर में आप अपने घर से बाहर जाओ ही मत और वहीं पड़े पड़े सड़क के मर जाओ। या तो ये बात हो सकती है, या ये कि बाहर जाओ तो 4 दिन के लिए जाओ। ये कहीं न्यूनतमवादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आदमी 5 स्टार में नहीं रह सकता। आपने मुझे ताज होटल में रुकते हुए देखा, आपको मालूम है होगा, या हो सकता होना चाहिए, या मुझे नहीं मालूम, मैं रोज ताज होटल में रुकने की औकात रख सकता हूं। पर क्योंकि मैं वहां पर कभी कभी रुकता हूं एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक्सपेरिमेंट के लिए से ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए, अब एक्सपेरिमेंट नहीं है, अब एक्सपीरियंस है। वहां पर रुकने वाले जो क्लास होता है उस जिसमें 80% तो नकली होता है, 20% असली होता है जो उसको अफोर्ड करता है, उनको चेक करना, उनको जज करना कि ये नकली है, ये असली है, ये संभावनाओं की वजह से यहां पर है और ये काबिलियत की वजह से यहां पर है। ये चेक करता हूं मैं वहां पर, मतलब मेरा शौक है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी शिक्षा है। अब आप कहोगे न्यूनतमवाद के चक्कर में सब कुछ छोड़ दो, तो कैसे पॉसिबल है? दूसरा, फ्लाइट्स। अब अगर मुझे एक देश से दूसरे देश जाना है तो मैं हर बार कश्मीर से कन्याकुमारी की तरह 51 दिन तो नहीं लगाऊंगा साइकिल चला करके। तो सिर्फ 2 चीजें, पर मैं यहाँ पर बहुत महंगे होटल में रह सकता हूँ, मैं एक बहुत अफोर्डेबल होटल में रह रहा हूँ। मकाऊ के अंदर सब सस्ता होटल ढूंढने के चक्कर में बाई चांस वो जुहाई में बुक हो गया। जुहाई जो चाइना में आता है, जो चाइना में मैंने बुक कर दिया, क्योंकि बिल्कुल चाइना का ही पार्ट है मकाऊ, पर वो वहाँ पे जाने के लिए आपको चाइना का डायरेक्ट वीज़ा चाहिए होता है। नाइट लाइफ मुझे पसंद नहीं, शॉपिंग मैं करता नहीं। मेरे पास ये 3 पजामे हैं, 3 कुर्ते हैं, जिसमें से एक कुर्ता मैंने किसी को दिया तो दूसरा ले लिया, मतलब। और मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ के लड़ के मेरे से पैसा खर्च करवाती है मेरे ऊपर। बच्चे फोर्स करते पापा अच्छे होटल में रुको, तो अब मैं बोलता हूँ हाँ नहीं ये ठीक है, ये मेरे लिए। जब मैं दुबई, रसल खेमा और वो कौन सी जगह थी, अबू धाबी में गया था, तो मैं एक हॉस्टल में रुका था। हॉस्टल में एक कमरा लेके रुका था। मेरी वाइफ ने मुझे टोका कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, तुम इरिटेट होते रहोगे, तुम कैसे काम करोगे, यहाँ से जाओ किसी अच्छे होटल में रुको। और मैं नहीं रुका। फिर मैं 3 दिन बाद, मेरे को 4 दिन का बुक किया था, 5 दिन का, मैं 3 दिन बाद ही वापस आ गया। 2 दिन के पैसे भी डुबा दिए। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर सोच रहा हूँ कुछ बगल में कोई, एक तो शेयरिंग बाथरूम होते हैं, आपको अपना सामान बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको आसपास के लोगों पर ध्यान रखना। अच्छा, फिर जिस तरह के जितना नीचे के लेवल पे जाओगे वहाँ पर उतने कम इंटीग्रेट वाले और कम आईक्यू वाले लोग भी मिलेंगे, तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। अगर मैं अलर्ट ही रहूँगा, अगर मैं अलर्ट हूँ कि मेरा सामान तो कहीं नहीं कोई जा रहा, कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं ये चोरी तो नहीं कर लेगा, अरे मेरे को, आप सोचो हॉस्टल में अगर मुझे टॉयलेट भी जाना है ना, तो मुझे पहले अपना सारा सामान लॉकर में रख के जाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं टॉयलेट गया हूँ, उतनी देर में किसी ने चेकआउट किया, कोई हॉस्टल से कोई मेरा फ़ोन उठा के ले गया, मैं क्या करूँगा? मुझे लाइव आना है, कोई बगल से गुजर रहा है, कोई कहीं से गुजर रहा है, क्या करूँगा? याद है मैं जब पहली बार जब थाईलैंड आया था, तो मैं हॉस्टल में रुका था खाउसन में, बैंकॉक में। तो जब मैं लाइव आया था नीचे लॉबी में, तो मेरे आसपास 15-20 लोग बैठे थे, जिसमें से 1-2 तो मेरे लाइव के दौरान भी आए थे। सिंगापुर में भी लाइव के दौरान मेरे को, वो तो चलो मैंने अपनी मर्जी से इन्वाइट किया था, एक फॉरनर था, पर ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। जितने में जरूरत पूरी हो रही है उतने में अगर आदमी जिंदगी जी रहा है, तो ये न्यूनतमवादी ही है, ये न्यूनतमवाद है। उससे कम में जिंदगी जी रहा है, कंजूसी है। उससे ऊपर की जिंदगी जी रहा है, तो खर्चीला है।
एक चीज़ और होती है लाइफ में कि अच्छा बनने का बोझ ना होना। मैंने तो डींगे हाँक दिए, न्यूनतम बात पे वीडियो बना के डाल दी हैं, अब मुझे तो वो इमेज लेके चलनी है, तो मैं तो इमेज कॉन्शियस हो गया। अगर मैं आप लोगों की परवाह करके वो ज़िंदगी जीऊँ जिसकी वजह से आप लोग मुझसे जुड़े, तो मैं ही नहीं रहूँगा, मैं तो नकली हो गया। लोग बोलते हैं आप तो बदल गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, और हर इंसान को बदलना चाहिए। अगर वो बदलेगा ही नहीं तो उसके सीखने का फ़ायदा क्या होगा? उस आदमी के सीखने का फ़ायदा, हम क्यों सीखते हैं? हम क्यों सीखते हैं? बदलने के लिए तो सीखते हैं। हम बच्चे को, एक रॉ बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? फिनिशिंग टच के लिए भेजते हैं कि वो वहाँ सीखे और बदले। अगर हम स्कूल में भेजें और बच्चे को खूब पढ़ाएं और उम्मीद करें कि वो बदले ही ना, तो फ़ायदा क्या होगा? बदलाव सकारात्मक होने चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप आज की मेरी किसी विषय पर मेरी सोच देखो, और सेम विषय पर मैंने 2 साल 3 साल पहले भी वीडियो बनाया होगा, उस पर मेरी सोच देखो, आपको वो अपग्रेड दिखेगी। बहुत से पॉइंट्स उस समय नहीं ऐड किए होंगे, या सही ढंग से नहीं उसको समझा होगा, या शायद हो सकता है गलत तक बोले हों। पर क्या है कि जो 3 बार हंसने वाले लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे, तब तो ये कहा था, आज आप ये कह रहे हो, तब आप ये बोल रहे थे, आज आप वो बोल रहे हो, आप तो बदल गए। अरे बदलना ही तो है। मैं पैदा हुआ था कुछ पौंड का था, आज मेरा वेट 58 किलो है, तो नहीं बदला। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हम यहां से क्यों ना बदलें। शर्त यह है कि बदलाव सकारात्मक होने चाहिए। मैं क्या क्या कर सकता हूं इस समय, और मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूं, वो आप नहीं देख पा रहे। कुछ लोग वो देख पा रहे हैं कि क्या क्या ये कर रहा है, क्या क्या ये कर सकता है जो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो बात शुरू हुई थी इस कमरे से, तो बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ करनी चाहिए कुछ। अभी मैं बताऊंगा कि मैं वहाँ से अपना, चलो वो तो खैर इस चैनल के नहीं है बात, वो मनी इज नथिंग की, तो मनी इज नथिंग पर ही करूँगा। पता नहीं किसी ने ही बोला मुझे कि यार आप आदमी तो बहुत बढ़िया हो, विचारधारा भी बहुत बढ़िया है, बात भी सब ठीक है, बस एक गैम्बलिंग छोड़ दो। अगर मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी, आपको कैसे पता चलेगा? मैं गैम्बलिंग पर बात करने और वीडियो बनाने छोड़ दूंगा। अगर मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी ना, तो बहुत सारे वो लोग गैम्बलिंग नहीं छोड़ पाएंगे जो छोड़ने के कगार पे पहुंच चुके हैं, जिनको मैं बहुत मैनिपुलेट कर करके लाता हूं इस लेवल तक कि वो गैम्बलिंग छोड़ दे। नहीं तो दुनिया, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो जुए से अपनी कमाई और अपने एसेट्स दिखा रहे हैं, जो कि जुए से नहीं है पर दिखा रहे हैं। अगर मैं दुनिया घूमना मुझे ना दिखाना हो तो मैं ये भी ना दिखाऊं, पर मैं इस बात को हमेशा क्लैरिफाई करता रहता हूं कि इसको मेरी गैम्बलिंग से इनकम मत मानो, या सिर्फ गैम्बलिंग से तो मत मानो। तो लोग लग जाते तुलना करने, नहीं नहीं हमने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट से थोड़ी इतना पैसा आता है। बॉस खरीदते ना 3 साढ़े 3 रुपये में आइडिया का शेयर, 5 रुपये में खरीदते शेयर। येस बैंक 13 रुपये में खरीदते, 16 में खरीदते, 17 में खरीदते। अभी मेरे पास डेल्टा क्रॉप के अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक्स हैं, डेल्टा कॉरपोरेशन के, जो हिंदुस्तान की एक लौती कंपनी है जो कसिनो में की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लॉस हो रहा है मुझे, उस लॉस में मैं और खरीदता गया। 28% जीएसटी लागू किया आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट ने, वो शेयर 50% नीचे आ गया, मेरी पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट आधी हो गई, मैंने और खरीद लिया। इतना खरीदा उसको कि आज वो फिर इक्वल के रेट पे चल रहा है। छोटा मोटा लॉस है, वो डूबेगा तो पूरा डूबेगा, जिस दिन वो दौड़ेगा वो 10 गुना पैसा देगा। आप लोग ले लो ऐसे रिस्क। तो और उधर मैं टाटा मोटर्स, रिलायंस और ये सब में भी रहता हूं कि भी सेफ एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके। एनडीटीवी अडानी ने खरीदा, उसके बाद वो स्टॉक बहुत नीचे गया, 200 समथिंग पे चल रहा है, 500 कुछ से वो 200 कुछ पे 50% आ गया। मैं लगातार खरीदता रहा। मेरे आज भी एनडीटीवी जो है मेरे को इक्वल पे है। डेल्टा कॉरपोरेशन जो है वो लाख रुपए का नुकसान दे रहा है, पर जिस दिन वो फायदा देगा वो 10 लाख का फायदा देगा। वो 10 लाख का फायदा देगा, मैं उसमें से 2-3 लाख निकाल लूंगा। अच्छा, एक और कमाल की बात देखो आप दोस्तों, अगर मैंने कार खरीदी होती, सोचो आप, एक एज्यूम करो कि मेरे पास 2015 मॉडल की अमेज है, मेरी वाइफ चलाती है उसको,
और 2015 मॉडल, तो 9 साल हो चुके हैं। अगर मैंने एक कार खरीद ली होती, अपग्रेड कर ली कार, क्या आप लोगों को उसमें कुछ अजीब लगता? नहीं लगता। कहते ठीक है यार, आदमी कार की ज़रूरत होती है, बीवी कार चलाती है, पुरानी हो गई थी, 9 साल पुरानी कार है, ठीक है, बंदे ने खरीद ली। एक कार कितने की आती है? अब अमेज बेच करके अमेज के आसपास की तो लेवल की कार खरीदूंगा तो लगभग 10 लाख, मान लो 10-11 लाख की मैं कार खरीदता, आप में से किसी को अजीब नहीं लगता। उससे बहुत कम पैसा या उतना ही पैसा अगर मैंने अपनी यात्राओं पर खर्च किया तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। अगर मैं अपने बच्चों को महंगे कपड़े दिलवाऊं, खुद महंगे कपड़े खरीदूं, अपने लिए घड़ी खरीदता, गले में सोने की चेन होती, बढ़िया बेल्ट, महंगे जूते, ये सब खरीदता, आप लोगों को अजीब नहीं लगता? ठीक है यार, ये क्योंकि ये आप भी करते हो। सवाल ये कि अजीब क्यों नहीं लग रहा? अजीब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये भी आप कर रहे हो, ये आप भी कर रहे हो, इसलिए अजीब नहीं है। काले काले सारे मेरे बाप के साले, जो दूसरा कर रहा है और वो हम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कर रहा है जो वो हम नहीं कर सकते, भले ही हम इससे ज़्यादा पैसा बाकी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। आप सोचो आपके नेटफ्लिक्स में कितने पैसे जाते होंगे, अमेजॉन प्राइम में कितने पैसे जाते होंगे, आप नेट पे कितना पैसा खर्च होता होगा, शॉपिंग में कितना पैसा खर्च होता होगा, होटलों में खाना खाने जाते होगे, कपड़े खरीदते होगे, सेल का इंतजार करते होगे, गाड़ी अपग्रेड करते होगे, महंगी आपके पास घड़ी तो होगी ना, सस्ती या महंगी घड़ी तो है। मेरे पास नहीं है घड़ी, क्योंकि मैं पागल नहीं हूं कि मेरे फोन में टाइम दिखता है जिसको मैं हर थोड़ी देर बाद चेक करता रहता हूं, फिर भी मैं एक धातु पहन के चलूं। मेरे पास नहीं है घड़ी, तो मैंने घड़ी का पैसा बचाया। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखे का पैसा बचता है मेरा। तो अगर इनको सबको टोटल करोगे ना आप, तो एक्चुअली मैं आपसे कम खर्चा कर रहा हूं मैं ट्रैवलिंग में, पर वो खर्चा आप लोगों को कभी नोटिस नहीं होता क्योंकि वो आप लोगों के ही खर्चे हैं, इसलिए आपको लगता है तो आम बात है, आप जस्टिफाई कर जाते हो उसको। ये जो मैं बादशाहों वाली जिंदगी जी रहा हूँ, ये आप नहीं जी सकते, इसलिए आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। या कुछ लोग तो हैरान होते हैं, कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। ओवरऑल रामलाल मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपने को कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि मेरी बातों से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनको समझ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा तो 1 रुपये खर्च नहीं होना, बल्कि मेरे को 1 रुपया मिलेगा ही। अगर मेरी अब ये मैंने यहाँ पर ये मान लो 22 मिनट हो गए इस वीडियो को, 22 मिनट मैंने कुछ बोला, मेरा क्या गया, मेरा क्या लगा? इस 22 मिनट के वीडियो से अगर किसी की लाइफ में 22 दिन भी बदलते तो मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, और ये तो मेरा शौक है बोलना, बल्कि इसकी वजह से हो सकता है मुझे कुछ पैसे ही यूट्यूब देगा, है ना। और आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करता हूँ ना, तो मैं कभी भी एड रोल बीच में मिड एड रोल कभी ऑन नहीं करता। मतलब वीडियो शुरू होने पर ऐड आएगी, वीडियो खत्म होने पर ऐड आएगी, बीच में ऐड मैं बंद रखता हूँ। हाँ, कोई ब्लॉगिंग वगैरह का वीडियो है उसमें मैं वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब मैं किसी एक इम्पॉर्टेंट बात पर जब बात करता हूँ, या चाय पे चर्चा हो या कुछ हो, तो मैं बीच के मिड रोल को बंद कर देता हूँ, जिसमें बीच में ऐड नहीं चलती, ताकि आप लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस बात को सुन सको, समझ सको। अगर मैं ये सब ना करूँ ना, तो सोचो मेरी मंथली इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी। चलो, ऐसे ही मन किया, आया, बड़ा अच्छा माहौल लगा, और मैं इतना एक्साइटेड था, मतलब खुश था। एक्साइटेड नहीं होता हूँ मैं, खुश होता हूँ, और ऐसा मैं अब अक्सर लगातार खुश होता रहता हूँ। तो लगातार खुश होने के बाद एक सुख का निर्माण होता है। तो मैं खुश हूँ, तो मुझे लगा कि ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने वो की या कर रहा हूँ, आप समझो। तो उम्मीद करता हूँ ये बेकार की बकबक अच्छी लगी होगी आपको। ओके, गुड बाय, थैंक यू।